सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? मेरा विश्वास आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आप सब लोग बहुत नियमित रूप से अध्ययन कर रहे होंगे और अच्छा एक अपना नोट्स यानी होमवर्क करके तैयार कर रहे होंगे। तो इसी क्रम में आगे अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए फिर एक सीढ़ी आगे बढ़ते हैं। वो है अपने पास द्विघात समीकरण, जिसमें 4.2 के उदाहरण आज अपने करने सीखेंगे। तो इसको करने से पहले अपने पीछे जो द्विघात बहुपद पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। द्विघात बहुपद, तो द्विघात बहुपद का यदि मैं व्यापक रूप देखूं तो ax² bx + c था, ये था द्विघात समीकरण बहुपद का व्यापक रूप। और आज है मेरे पास द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप अपने पढ़ा था बच्चों, ax² bx + c = 0। तो अब अंतर आपको दिख गया होगा क्या है? यहाँ पर तो बराबर में शून्य नहीं है, यहाँ बराबर में शून्य है, यानी समीकरण में समता का निशान होता है, बराबर का निशान होता है। ठीक है, वो तो समीकरण बन गई। और जिसमें समता का निशान नहीं है या बराबर नहीं है या दो पक्ष नहीं है वो बहुपद हो गया। ठीक है, अब देखो इससे आगे यदि अपने सोचें तो बहुपद में अपने शून्यक ज्ञात किए थे। बहुपद के लिए तो होते हैं शून्यक, बहुपद के शून्यक। तो बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? वे x चर के वे मान जो बहुपद को शून्य कर दे, चर के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो जाए, बहुपद के शून्य कहलाएंगे। अब यहां पर है द्विघात समीकरण के मूल, द्विघात समीकरण के मूल। अब मूल क्या होते हैं? चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे। संतुष्ट का मतलब बराबर शून्य ही तो है, इसमें भी तो कि इसका मान शून्य कर दे। यहां पर यदि मैं इसको बोल दूं कि ये बराबर में शून्य है तो इसका समीकरण में चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, इसका मतलब यही हो गया। दोनों मुख्य बात निकल के जो मेरे सामने आई है वो यही है कि दोनों एक ही बात है। इसमें तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि चर के वे मान जो इसको शून्य कर दें, इसमें मैं ये कह रहा हूं कि संतुष्ट कर दे। संतुष्ट का मतलब यहाँ मान शून्य लाने से ही है कि व्यापक रूप में देखें तो शून्य ही तो है बराबर में। तो बच्चों ये ध्यान रखना है कि द्विघात बहुपद के शून्यक और द्विघात समीकरण के मूल दोनों एक ही बात है। इसमें देखें, इसमें अपने बहुपद जो दिया होता है उसका शून्य ज्ञात करते हैं तो माना बराबर में शून्य है, द्विघात समीकरण ही तो बनाते हैं अपने। द्विघात बहुपद को द्विघात समीकरण में बदल के फिर आगे चलते हैं। तो अब अपने पास मुख्यतः यहां से अपने पहुंच चुके हैं बराबर में शून्य मान करके द्विघात समीकरण तक पहुंच चुके हैं। तो यहां पर द्विघात समीकरण का नाम आ रहा है तो मूल शब्द बोल दिया गया, नहीं तो शून्य शब्द बोल रहे हैं। अब देखिए द्विघात समीकरण के मूल जो निकालने हैं उसकी 3 विधियां दी गई है बच्चों। द्विघात समीकरण के मूल है उसको ज्ञात करने की 3 विधियां है मेरे पास। एक तो है गुणनखंड विधि, गुणनखंड विधि। एक है पूर्ण वर्ग विधि, पूर्ण वर्ग विधि। और एक है श्रीधराचार्य सूत्र। ये 3 विधियां हैं, इसका अपने को अध्ययन करना है। एक तो गुणनखंड विधि, एक है पूर्ण वर्ग विधि, एक है श्रीधराचार्य सूत्र। तो आज अपने जो शुरुआत करेंगे वो गुणनखंड विधि से करेंगे, उसके बाद अगला चैप्टर पूर्ण वर्ग विधि, फिर श्रीधराचार्य सूत्र। इन 3 विधियों से अपने द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना सीखेंगे। तो वैसे यदि देखें तो गुणनखंड विधि तो अपने पढ़ रखी है। अब आप सोचेंगे कहाँ पढ़ ली? अपने जो द्विघात बहुपद जो किए थे उसमें शून्य ज्ञात कर रहे थे वो गुणनखंड विधि के द्वारा ही ज्ञात किए थे, वहाँ सिर्फ अपने गुणनखंड विधि को काम में ले रहे थे। तो वही विधि आज अपने को यहाँ पुनः दोहरान करनी है तो बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। जैसे अपने पहले पढ़ी है उसी लहजे में आज अपने दोबारा उसको पढ़ने जा रहे हैं। तो मान लीजिए मैं कोई उदाहरण ले रहा हूँ, उदाहरण नंबर 3। गुणनखंड द्वारा समीकरण, गुणनखंड द्वारा समीकरण 2x² - 5x + 3 = 0। ठीक है, इस तरह से दी गई है कि मूल ज्ञात कीजिए, कि मूल ज्ञात कीजिए ये से। तो देखो बच्चों बिल्कुल आसान है, पहले अपने पढ़ भी रखी है, उसका ही दोहरान करना है। 2x² - 5x + 3 = 0। तो सबसे पहले अपने उसमें क्या करते थे? a और c का मान ज्ञात कर, a c का गुणा करते थे। a इसमें ये वाला पद है, यदि मैं इसकी तुलना करूं तो ये हो गया ax² bx + c = 0। तो ये होता है ac, इन दोनों का गुणा। तो यहां पर ac का गुणा 2 × 6, ac का गुणा कितना आ गया? 6 आ गया। अब देखो 6 के अपने को गुणनखंड करने होते हैं, 6 के गुणनखंड है वो किस तरह से करने हैं ये थोड़ा ध्यान देना। यहाँ पर यहाँ तक पहुँच गए अपने, यहाँ पहुँच गए 6 आ गया। अब 6 के गुणनखंड इस तरह से करने हैं, उनका योग ये निशान बताता है। योग है वो कितना आना चाहिए? 5 आना चाहिए। ऐसे 2 गुणनखंड अपने को करने हैं 6 के जिनका योग है वो 5 आना चाहिए। तो 6 के गुणनखंड यदि देखें तो 3 दूनी 6,
3 को 2 से गुणा करेंगे 6 आ रहा है, और 3 और 2 5 होते हैं। तो इसके गुणनखंड जो आएंगे मुख्यतः मेरे पास, वो अपने को 3 और 2 काम में लेने हैं। ये गुणनखंड है, 3 गुणा 2 6 हो जाएगा, और योग ये कह रहा है 5, तो 3 और 2 को यदि योग करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो देखो बच्चों कैसे लिखना है, यहाँ पर ये चिन्ह है, ये रहेगा 5x को अपने लिखेंगे 3x और 2x के रूप में, 3x और 2x। देखो जोड़ 5 आना चाहिए, तो जोड़ 5 आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, बार माइनस का निशान है तो अंदर के निशान है वो चेंज हो जाएंगे। बार यदि माइनस का निशान है, ये चिन्ह जो भी है वो यहाँ रहेगा। आप जो भी दोनों टुकड़े करते हैं उनको कोष्टक में लिख लेंगे, ठीक है, ताकि आपको आसानी रहेगी। अब देखिए प्रथम 2 पद में उभयनिष्ठ और अंतिम 2 पद में उभयनिष्ठ, तो प्रथम में आ रहा है x, तो ये हो गया 2x माइनस 3। यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, जब कोई आपको उभयनिष्ठ ना दिखाई दे तो एक है वो हमेशा उभयनिष्ठ होता है, प्रत्येक संख्या के गुणा में 1 होता है, और ये चिन्ह आपको हमेशा उभयनिष्ठ लेना ही है, बाहर निकालना ही है इसको। तो ये हो गया 2x, ये प्लस में से देखो माइनस बार कॉमन ले लिया तो अंदर का निशान है वो चेंज होता हुआ चलेगा। क्यों चेंज होगा? क्योंकि यदि आपने पुनः इसका गुणा करेंगे तो ये माइनस का 2x माइनस माइनस प्लस वापिस आ जाएगा। विस्मीकरण का मान है वो तो सेम रहना चाहिए ना। तो अब पूरे में क्या उभयनिष्ठ आ रहा है? 2x माइनस 3, 2x माइनस 3, और ये हो गया x माइनस 1 बराबर 0। तो प्रत्येक गुणनखंड के बराबर 0, इसका मान भी 0 और इसका भी 0। तो यहाँ पर 2x बराबर 3, x बराबर 3/2, और यहाँ आ गया x बराबर 1। तो इस द्विघात समीकरण के दो मूल आ गए हैं, एक तो है 3/2 और एक है 1। तो इस तरह से अपने किसी भी द्विघात समीकरण है उसको हल कर सकते हैं गुणनखंड विधि के द्वारा। गुणनखंड विधि में अपने को गुणनखंड करते हुए आगे बढ़ना है, और प्रत्येक गुणनखंड का मान है वो शून्य रखते हुए आगे उसका हल करना है। तो जैसा कि अपने द्विघात बहुपद में पढ़ा है वही कार्य यहाँ पर अपने कर रहे हैं, और इसका एक विधि का स्पेशल अपने नाम भी दे दिया है अब, गुणनखंड विधि। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है द्विघात समीकरण के, और यदि आप इसको अच्छी तरह से कर लेते हैं तो द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात करना भी अपने साथ साथ दौरान कर रहे हैं। चलिए अगला सवाल लेता हूँ। द्विघात समीकरण है, ठीक है, द्विघात समीकरण 6x², द्विघात समीकरण 6x² माइनस x, ठीक है, और माइनस के 2 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, तो हल करते हैं। अब तो बिल्कुल आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या स्टेप लेने वाला हूं। तो बच्चों सबसे पहले AC का मान देख लो कितना है, 6 दूनी 12, AC का मान आ गया 12, ये 6 दूनी 12। अब 12 के दो ऐसे गुणनखंड, ऐसे दो टुकड़े करने हैं, 12 के ऐसे दो गुणनखंड करने हैं जिनको घटाऊं तो 1 आना चाहिए, जिनको घटाऊं x के गुणा में क्या है 1, तो 1 आना चाहिए। तो 12 के दो ऐसे गुणनखंड बताओ जिनको घटाऊं तो मेरे पास 1 आना चाहिए। तो 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा ना, और 4 तिया 12 होता है। तो मेरे पास इसके जो टुकड़े आगे हैं वो हैं 4 और 3, क्योंकि इनका गुणा करूंगा तो वापस 12, और इनको यदि घटाऊंगा इनमें से, क्योंकि यहाँ से पता चल रहा है घटाएं तो 1 आना चाहिए, तो घटाऊं तो मेरे पास 1 आ रहा है, 4 में से 3 घटाऊंगा तो चलिए इसको लिखने का तरीका देख लीजिएगा। 6x² माइनस ये चिन्ह है, यहाँ से कोष्टक। अब इस x को आप यूं लिखेंगे 4x माइनस 3x, घटाने पर अपना जो बताया था भी घटाने पर 1 आना चाहिए तो घटाइए, जोड़ने पर सपोज कीजिए ऐसे बोल देता कि जोड़ने पर 7 आना चाहिए तो अपने इसको जोड़ते कोष्टक के अंदर। जैसे ये घटाने का कहे तो घटाना है कोष्टक के अंदर, जोड़ने का कहे तो जोड़ना है। तो चलिए बच्चों, अब बार माइनस का निशान है, अब इस कोष्टक को यदि खोलूंगा तो अंदर के निशान है वो चेंज होते हुए चलेंगे, माइनस माइनस प्लस। प्रथम 2 स्टेप में से बेनिष्ठ देखो 6 और 4 दोनों किस पाड़े में आ रहे हैं? दोनों बच्चों 2 के पाड़े में आ रहे हैं। तो यहाँ पर 2 और x ये बेनिष्ठ आ गया। 6 में 2 का भाग 3, 3x हो गया, 4x में 2x का भाग 2 हो गया, 4 में 2 का भाग 2, x में x का भाग 1 आ गया, ठीक है। और आगे वही है, जहाँ कोई बेनिष्ठ आपको नहीं दिखाई दे तो 1 होता ही है, और ये चिन्ह आपको बेनिष्ठ रखना ही है, कॉमन लेना ही है उसको। अब देखिए 3x माइनस 2 पूरे में से कॉमन निकल रहा है, ये हो गया 2x प्लस 1 बराबर 0, प्रत्येक के बराबर 0। तो ये हो गया 3x बराबर 2, तो x बराबर 2/3, ये गुणा में था भाग में चला गया, ठीक है।
और ये हो गया 2x बराबर -1, तो x बराबर -1/2। तो बच्चों आपके सामने इसके दो शून्यक आगे हैं, एक तो है 2/3 और एक है -1/2। तो कहने का मतलब द्विघात समीकरण है, तो अपने यहाँ पर मूल शब्द बोल देंगे, दो मूल आपके पास आगे हैं। तो इस तरह से अपने पहले भी इस तरह के सवाल करके देखे थे, आज भी देख रहे हैं, तो आपका दोहरान भी हो रहा है, आपको समझ में भी आ रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल यदि मैं देखूं तो द्विघात समीकरण बदलनी है सिर्फ, कि मूल अपने को ज्ञात करने हैं। तो 3x² - 2√6x + 2 = 0, इस तरह से, सॉरी ये हाँ +2 = 0, इस तरह से। तो देखो बच्चों इसको कैसे करना है। सबसे पहले उदाहरण नंबर 5 है ये, तो ये हो गया 3x² 2√6x + 2 = 0। तो सबसे पहले तो AC को चेक कर लो अपने, कितना है। AC आ गया है बच्चों 6, पता लग गया AC कैसे ज्ञात किया मैंने, 3 दूनी 6, AC है वो 6 आ गया। अब देखो कहानी यहाँ से शुरू होती है, रोचक गेम यहाँ से शुरू होगा बच्चों। 6 के दो ऐसे गुणनखंड करो, 6 के दो ऐसे गुणनखंड करो जिनको जोड़ूं तो 2√6 आए। 6 के दो ऐसे गुणनखंड जिनको जोड़ूं तो 2√6 आए। क्या हो सकता है ऐसा, सोचिए जरा। वो तो बात ही नहीं रही कि 2 × 6 होगा, 5 एकम 6 एकम 6 होगा, इस तरह की तो बात ही नहीं है। तो इस तरह का जब भी आए तो देखिए बच्चों, √6 को √6 से गुणा करूं तो बताओ क्या आएगा। √6 को √6 से गुणा करूंगा तो 6 आएगा, और √6 में √6 जोड़ूंगा तो 2√6 आएगा। देखो ये इसके गुणनखंड, √6 और √6 इसके गुणनखंड होंगे। तो लिखने का तरीका मैंने आपको बताया था, 3x² यहाँ पर माइनस का निशान, अपने √6 और √6, और वो कैसे जोड़ में है ना, तो जोड़ में, जोड़ने पर इतना आना चाहिए। तो साथ में x भी लगा दिया है मैंने, और 2 = 0। कोष्टक खोल दीजिएगा, इस तरह से लिख दिया। अब आपको इसमें से बेनिस्ट निकालना है। तो यहाँ भी एक नए तरह की नए तरह का सवाल आपके सामने आया है कि इस तरह में बेनिस्ट कैसा निकलेगा। तो देखिए सभी को मैं रूट की फॉर्म में ही लिख देता हूँ। इसको लिख दूँ √3 का वर्ग, ठीक है। इसको लिख दूँ √3 √2, इसको भी ऐसे ही लिख दूँ √3 √2 x, और इसको √2 का वर्ग। इस तरह से लिख सकते हैं, क्योंकि अपने देखें √6 है, उसको यूँ लिख सकते हैं √3 × 2, तो इसका मतलब √3 और √2, इस तरह मैंने लिख दिया है। सभी को रूट की फॉर्म में लिख दिया। अब देखो बेनिस्ट यदि आप निकालेंगे तो बिल्कुल आसान होगा आपके लिए। देखिए क्या बेनिस्ट आ रहा है, एक तो √3 आ रहा है और एक x आ रहा है। तो यहाँ हो गया √3x, √3 निकल गया, x निकल गया, तो √2। यहाँ भी देखिए √2 बेनिस्ट आ रहा है, तो √2, तो यहाँ रह गया √3 और x। बार माइनस का निशान है तो अंदर का निशान आवश्यक रूप से बदलना है बच्चों, ध्यान रखना है। ये यहाँ पर ये निशान है, ये बेनिस्ट आएगा हमेशा, ये बेनिस्ट आएगा तो अंदर का निशान चेंज होगा। इस बात को आप बिल्कुल अच्छी तरह से याद रख लें। अब देखिए √2 का वर्ग है, तो यहाँ पर एक √2 बाहर निकल गया, एक बच गया। देखो दोनों में बिल्कुल गुणनखंड है वो समान आएंगे, जिसको आपको बेनिस्ट निकालना है। तो यदि ऐसा है तो अपना सवाल बिल्कुल सही चल रहा है, तो इसको बेनिस्ट निकाल लीजिएगा। हर सवाल में ऐसा ही होता है कि ये सेम आता है। बाकी क्या बच गया, √3x - √2 = 0, प्रत्येक के बराबर 0, √3x √2 = 0, √3x √2 = 0, ठीक है। तो ये हो गया √3x = √2, x बराबर √2/√3, या मैं इसको यूँ लिख दूँ 2/3 का होल रूट, ठीक है। इसी तरह इसमें देखो बच्चों √3x = √2, x बराबर √2/√3, यानी मैं इसको इकट्ठा ही लगा दूँ इस तरह से, क्योंकि अपने को पता है कि ये आधी घात होती है, तो ऊपर की घात और नीचे घात सेम है, तो आप एक आधार पर उसको लिख सकते हैं। तो वही कार्य मैंने किया। तो एक बात नहीं यहाँ पर बच्चों आपने ध्यान दी कि दोनों मूल इसके समान ही है। ऐसे कैसे है, दोनों मूल समान कैसे आ गए? तो ध्यान रखना बच्चों, द्विघात समीकरण है उसके दो मूल होंगे, आवश्यक शर्त है कि जितनी घात की समीकरण होती है उतने ही मूल होते हैं। तो द्विघात समीकरण है उसके दो मूल होंगे। अब ये आवश्यक नहीं है दोनों मूल बराबर भी हो सकते हैं, एक जैसे हो सकते हैं। दो मूल है वो एक जैसे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो मूल है और दोनों बिल्कुल समान है, यानी दो मूल है वो अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों मूल है वो समान भी हो सकते हैं, परंतु द्विघात समीकरण है तो ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि इसके दो मूल आवश्यक रूप से होंगे।
तो यही कार्य मैंने किया है, दो मूल ज्ञात कर लिए और दोनों समान आए हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं, है ना अच्छे सवाल। तो इस तरह के सवाल आपको मिलते रहेंगे और इसी तरह गुणनखंड विधि के द्वारा अपने इसको हल भी करते रहेंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, उदाहरण नंबर 6 लेता हूं। उदाहरण नंबर 6 दिया गया है 4.1 से लिया गया है। तो एक धर्मार्थ ट्रस्ट है, ठीक है। चलिए, एक धर्मार्थ ट्रस्ट, ठीक है, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहती है, ठीक है। एक धर्मार्थ ट्रस्ट है जो 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल का एक प्रार्थना कक्ष बनाना चाहता है, ठीक है। तो जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक है, जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 1 मीटर अधिक दे रखी है, 1 मीटर अधिक है, 1 मीटर अधिक है, इस तरह की शर्त है। कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? कक्ष की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? इस तरह का सवाल दिया गया, बहुत ही अच्छा सवाल है। इस तरह के सवाल अपने दैनिक जीवन में भी अपने सामने आते हैं। कई बार अपने देखते हैं इस तरह के सवाल आते हैं, उसमें शर्तें दी होती है, उसके उन शर्तों का पालन करते हुए अपने को कुछ संख्याएं बतानी होती है। तो बिल्कुल बहुत ही अच्छे सवाल हैं और प्रतियोगिता जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनकी दृष्टि से देखें तो भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। तो चलिए बच्चों, तो इस तरह का सवाल जब भी आता है लंबाई और चौड़ाई का, तो यहाँ पर अपने ध्यान दें तो चौड़ाई है वो छोटी है, लंबाई बड़ी है। लंबाई कितनी बड़ी है कि चौड़ाई के दुगने से भी 1 मीटर ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपने मान लेते हैं चौड़ाई, माना कक्ष की चौड़ाई x मीटर, ठीक है। देखो बच्चों, इसमें अपने 2 स्टेप पे अपने कार्य करेंगे। इसमें एक तो ये करेंगे कि अपने एक तो द्विघात समीकरण बनाने का कार्य करेंगे, ठीक है, गणित के रूप में व्यक्त करना, कहने का मतलब या द्विघात समीकरण बनाना, फिर उसको गुणनखंड विधि से हल करना। तो पहला स्टेप मैं इसकी द्विघात समीकरण है वो बना रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, माना कक्ष की लंबाई, तो लंबाई क्या हो जाएगी, चौड़ाई है तो दुगना से भी 1 मीटर ज़्यादा है, तो 2x + 1, ठीक है, ये होगी। अब ये कह रहा है कि धर्मार्थ ट्रस्ट 300 वर्ग मीटर का क्षेत्रफल, 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल ये दे रखे, तो अपने भी क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो कक्ष का क्षेत्रफल, क्या सूत्र होता है आयत के क्षेत्रफल का? लंबाई गुणा चौड़ाई तो होता है, लंबाई गुणा में चौड़ाई। तो ज्ञात कर लीजिए बच्चों, लंबाई होगी 2x + 1 और चौड़ाई होगी x, 2x का गुणा x से 2x², 1 का गुणा x से, ये आ गई है, ये क्षेत्रफल आ गया है, कक्ष का क्षेत्रफल आता है। प्रश्नानुसार देखें तो प्रश्न में 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल बता रखा है, अपने भी क्षेत्रफल है, तो ये बराबर हो गए। यानी पहला कार्य अपने द्विघात समीकरण बनाने का चल रहा है बच्चों। अब देखिए, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यदि मैं देखूं तो उसके दाईं तरफ है वो 0 होता है, यहाँ दाईं तरफ क्या है, 300 है। अब क्या करें, क्या विचार है आपका? भी दाईं तरफ 0 लेकर के आना है, क्योंकि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यदि मैं देखूं तो दाईं तरफ 0 बराबर में 0 होता है। तो बच्चों इसका पक्षांतरण करके अपने लेके आ सकते हैं ना। ये 300 यहाँ पर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, या 2x² + x - 300 बराबर 0। ये आ गया है, बिल्कुल आपके पास द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आ गया है। अब इसको हल करना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, इसका AC यदि मैं चेक करूं तो AC है इसका 600। 600 के 2 गुणनखंड करने हैं, 600 के 2 गुणनखंड करने हैं जिनका घटाव, ये देखिए यहाँ पर घटाव 1 होना चाहिए। 2 ऐसी संख्या पास पास की देखो जिनका गुण है वो 600 हो, जैसे 10 और 11 110, कम रहेगी ना। 20 और 21, 20 और 21 का गुणा करूंगा तो बच्चों आएगा मेरे पास 420, ये भी कम रह गया। 24 और 25 को यदि मैं देखूं तो देखिए
24 और 25, 25 गुणा 24, 4 5 20, ऐसा लगी 2, 8 और 2 10, और ये हो गया 5 दूनी 10, यानी 25 2 50। देखो 2 टुकड़े, तो इसके जो अपने गुणनखंड जो आएंगे वो आएगा 25 और दूसरा आएगा 24। इनका गुण है वो 600 होता है और इनका घटाव 1 होता है। घटाव 1 होना चाहिए, ये भी शर्त है। तो अपने इन दोनों का घटाव रूप में यहाँ व्यक्त करेंगे। देखिए कैसे करता हूँ, 2x² प्लस इनका घटाव 1 होना चाहिए। यहाँ से पता चला है ना घटाव, तो इनका घटाव x में है तो 25x माइनस 24x, घटाव 1 कर दिया मैंने। ये देखो इस तरह से व्यक्त कर दिया इसको। अब अपने बार प्लस का निशान है तो सीधा कोष्टक खोलना है, कोई चेंज तो होना ही नहीं है चिन्ह का। तो 2x² प्लस के 25x माइनस के 24x माइनस के 300 बराबर 0। प्रथम 2 में उभयनिष्ठ और अंतिम 2 में उभयनिष्ठ। तो प्रथम 2 में उभयनिष्ठ यदि मैं देखूं बच्चों तो मेरे पास x उभयनिष्ठ आ रहा है, ठीक है, तो निकाल लीजिएगा x। तो ये आ गया 2x प्लस 25, और यहाँ पर यदि मैं देखूं बच्चों तो मेरे पास दोनों में 12 का भाग जा रहा है। यहाँ भी 12 का जा रहा है, इसमें भी 12 का भाग जा रहा है। 300 में देखेंगे तो 12 का भाग देखिए, 300 में 12 का भाग, 12 दूनी 24 और 60, ये देखिए 25 बार जा रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास ये चिन्ह तो उभयनिष्ठ आएगा ही आएगा, ये एक 12 और उभयनिष्ठ आ गया। तो 24 में 12 का भाग 2x, ये बार माइनस का चिन्ह ले लिया तो अंदर का चिन्ह बदलते हुए लिखेंगे बच्चों। 30 में 12 का भाग 25 बराबर 0। तो पूरे में से उभयनिष्ठ आ गया 2x प्लस 25, बाकी बच गया बच्चों x माइनस 12, प्रत्येक के बराबर 0। तो 2x प्लस 25 के बराबर 0 और x माइनस 12 के बराबर 0। तो 2x बराबर माइनस के 25 और x बराबर 12। तो x बराबर माइनस 25 बटा 2 और ये आ गया x बराबर 12। 2 मूल आ गए। अब देखिए अपने कोई भी कक्ष बना रहे हैं, कुछ भी बना रहे हैं, तो उसमें कभी आपने देखा है कि कोई लंबाई है वो ऋणात्मक हो, ऐसा कभी नहीं होता। तो ये आंसर अपने लिए वैलिड नहीं है, क्योंकि कभी कोई दूरी हो, जैसे 5 किलोमीटर गए, ये बात तो ठीक है, -5 किलोमीटर गए, तो इस तरह के जब भी आएंगे तो ये अपने लिए वैलिड नहीं है। तो अपने दूरी के लिए ये है। तो यहाँ पर x कौन था, x था अतः कक्ष की चौड़ाई, तो अपने ये वाली मानेंगे बच्चों 12 मीटर, ये वाला लेंगे, क्योंकि अपने को पता है कि द्विघात समीकरण है, 2 मूल आने आवश्यक है, परंतु दोनों अपने लिए वैलिड है या नहीं है ये पहचान करना तो अपना काम है ना। तो अपने ये देख लिया कि माइनस वाला वैलिड नहीं है, क्योंकि दूरी कभी माइनस में होती नहीं। इसको छोड़ते हुए मैं अपना आंसर ये लेता हूँ, ठीक है। तो कक्ष की लंबाई फिर क्या होगी, लंबाई यहाँ देख लीजिए बच्चों, 2x प्लस 1 है, 2x का मान आ गया है 12, तो 24 प्लस 1 25 मीटर। तो कक्ष की चौड़ाई तो 12 मीटर है और लंबाई है वो 25 मीटर है। और इसका यदि क्षेत्रफल अपने देखेंगे, 25 को जैसे ही 12 से गुणा करूंगा तो 300 वर्ग मीटर इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। इसका मतलब इन सवालों को अपने साथ साथ ये भी जांच कर सकते हैं कि अपना सवाल सही है या गलत है। देखिए कितनी अच्छी विशेषता है इन सवालों की। तो मेरा विश्वास है आपको समझ में आया होगा और आप भली भांति इनको अपने गृह कार्य की कॉपी में संकलन करेंगे इनका। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।